नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है और ट्रिकी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरह की प्रीपोजिशंस पाई जाती है और इनके रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड एरिया जो है रहता है। तो वो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके हम जो है इसे पढ़ने की जो है शुरुआत करेंगे। प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। इन्हें हम वाक्य में नई बातें या सूचनाएं जोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे अगर एक वाक्य है शी प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, तो ये ऑन जो वर्ड है वो एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब हो गया ऊपर, पर। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। इसी तरह से द डॉग डग ए होल, कुत्ते ने एक जो है होल खोदा अंडर द फेंस, तारबंदी के नीचे। ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, अलोंग द रिवर बैंक, नदी के पास या साथ में। द कीज आर इनसाइड द ड्रोर, ड्रोवर के अंदर है कीज। दे मेट एट द कॉफी शॉप, कॉफी शॉप पर वो मिले। शी लिव्स नियर द पार्क, पार्क के पास में। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फील्ड, मैदान के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ जो है बॉल चली गई। द कैट जंप्ड ऑन अप द ट्री, अप द ट्री का मतलब पेड़ के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। ऑफ द ड्राइविंग बोर्ड, ही जंप्ड ऑफ द डाइविंग बोर्ड, डाइविंग बोर्ड से दूर। ऑफ मतलब दूर जाना, किसी जगह पे अभी जहाँ हो उससे दूर चले जाना। सो लेट्स स्टार्ट प्रीपोजिशन टॉपिक। जबकि अब हमें पता चल गया है कि किस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे ऑन, अंडर, अलोंग, इनसाइड, एट, नियर, अक्रॉस, अप, इन फ्रंट ऑफ, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके बाद में फॉलो अप करते हुए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आता है, तो ये प्रीपोजिशंस होती है। और इनका यूज़ कहाँ करेंगे और किस तरह जो है इनको यूज़ करना है, वही जो है आज हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली इंग्लिश में अगर बताऊं तो प्रीपोजिशंस क्या होती है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और समटाइम्स ए फ्रेज, एक फ्रेज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, दैट लिंक्स ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। बेसिकली क्या है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज को वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। ये टिपिकली जो है क्या करते हैं, कोई लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं या दूसरे अदर रिलेशनशिप्स बताते हैं। तो की फंक्शन क्या होता है, कनेक्शन को स्टेब्लिश करना बिटवीन देयर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं प्रीपोजिशन के, जैसे कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, उनका वाक्य के अंदर दूसरे वर्ड्स के साथ आपको क्या करेगा, ये प्रीपोजिशन एक कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। ए प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हमेशा ही ये पहले ही लिखी जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रीपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी अदर मॉडिफायर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। उस पूरे पार्ट को जिसमें प्रीपोजिशन आ गया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, या उस ऑब्जेक्ट के जितने भी आपने एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स उसके साथ, सॉरी एडजेक्टिव्स जितने भी आपने यूज़ किए हैं, डिटरमाइनर्स जितने भी उसके साथ में यूज़ किए हैं, ये पूरे मिला के जो ये वाक्य का समूह, जो वर्ड्स का जो समूह बनेगा, उस समूह को आप बोलोगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। आप ऊपर देख सकते हो ये जितने भी रेड कलर में लिखे हुए हैं, जिसमें ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है, द एक डिटरमाइनर है और टेबल जो है एक नाउन है, तो ये रेड कलर में लिखे हुए सारे पार्ट को आप प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। फ्रेज क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल में, यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन है, द टेबल जो है इसका ऑब्जेक्ट है। ऑन द टेबल पूरा जो ये है वो इसे बोला जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रीपोजिशन के काम को
सीखने के लिए, समझने के लिए। स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले प्रीपोजिशन आती है, फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और साथ साथ में इसी ऑब्जेक्ट के साथ में इसके मॉडिफायर्स जैसे कि डिटरमाइनर्स या फिर एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ आप यूज़ करते हो, वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं। अब एक प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, या तो कोई नाउन रहेगी, या कोई प्रोनाउन रहेगी, या फिर कोई नाउन फ्रेज रहेगा। अब ये जिस तरह से हम प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ रहे हैं, वैसे ही नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं। ही वॉक टू द स्टोर, टू द स्टोर, टू प्रीपोजिशन हो गई, द स्टोर जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एट हिम जो है यहाँ पे देखो एक प्रोनाउन के रूप में आया है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। एट जो है प्रीपोजिशन है, तो एट हिम जो है पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वी टॉक्ड अबाउट आर वेकेशन प्लान्स, अबाउट जो है प्रीपोजिशन है और आर वेकेशन प्लान जो है पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का जो है फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। तो प्रीपोजिशनल जो पूरा फ्रेज जो होता है वो या तो एडजेक्टिव्स की तरह काम करता है या फिर एडवर्ब की तरह काम करता है एक सेंटेंस के अंदर। यानी कि ये जितने भी प्रीपोजिशनल फ्रेज और फ्रेज होते हैं उनको आप वाक्य के अंदर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से अगर आप रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो, तो आपका सेंटेंस वाक्य जो है बिल्कुल एकदम सही सेंस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एडजेक्टिवियल फ्रेज जो होता है बेसिकली इसका मतलब होगा कि वो एक एडजेक्टिव की तरह जो है काम कर रहा होगा उस सेंटेंस के अंदर। देखो, द गर्ल विद द रेड हैट, विद द रेड हैट का मतलब हो गया पूरा, मतलब वो लड़की जिसने जो है क्या कर रखी है, लाल कलर की टोपी पहन रखी है। तो ये लड़की को जो है क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, लड़की के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से हम इस पूरे फ्रेज को जो है एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर ये जो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात कर, अब देखते हैं एडवर्बियल जो फ्रेज होता है, जिसमें क्या होता है एडवर्बियल, क्योंकि एडवर्ब जो है क्या करती है, एक वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को जो है क्या करती है, मॉडिफाई करती है। तो हमारे पास अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है और वो किसी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो फिर वो एडवर्बियल फ्रेज कहा जाएगा। जैसे ही अराइव्ड ऑन टाइम, आप समय बता रहे हो, काम करने का टाइम बता रहे हो, तो ऑन टाइम पूरा जो है क्या हो जाएगा, आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह से शी सिंग्स वेल फॉर ए बिगिनर, एक शुरुआती व्यक्ति के लिए वो बहुत अच्छा गाती है, फॉर ए बिगिनर। तो एक्सटेंड बता रहा है सिंग्स वेल, कहाँ कहाँ तक वो अच्छा गाती है, एक बिगिनर के तौर तरीके से देखें तब वो अच्छा गाती है। हो सकता है कि अगर उसका कंपैरिजन किसी बढ़िया सिंगर से किया जाए तब वो शायद अच्छा नहीं गाती हो। तो ये भी जो है एडवर्बियल फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड बता रहा है कि किस हद तक ये काम हो रहा है, अच्छा गाने का काम जो है किस हद तक हो रहा है, फॉर ए बिगिनर, एक बिगिनर के जरिए से अच्छा हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेज क्लियर हुआ। फ्रेज, फ्रेज बेसिकली क्या है, आप जब प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करते हो तो कहने का मतलब ये हो गया, जब किसी प्रीपोजिशन और उसको फॉलो करने वाला जो उसका ऑब्जेक्ट का पूरा पेयर है, जिसमें क्या होगा, उससे संबंधित जितने भी मॉडिफायर जैसे कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव्स जो यूज़ कर रहे हो और नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी यूज़ कर रहे हो, इन सब के पूरे कॉम्बिनेशन को, इन सब के जो वर्ड्स के ग्रुप को आप प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हो। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही काम करते हैं, या तो वो एडजेक्टिव बनते हैं किसी नाउन के, या फिर वो वर्ब के लिए एक एडवर्ब का काम करते हैं। तो उस केस में आप उन्हें एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडजेक्टिव वाले केस में एडजेक्टिवियल फ्रेज बोलते हो। अब ये फ्रेज वर्ड जो है ना, इसको और डिटेल में जानेंगे। अभी भी आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि फ्रेज बेसिकली क्या हो रहा है, वर्ड्स का समूह है। जब दो चार वर्ड्स के समूह को आप कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हो, या उस पूरे ग्रुप को एक अलग टुकड़े के रूप में देखा जा सकता है, तो आप उसे जो है क्या बोलते हो, फ्रेज बोलते हो। यहाँ पे आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात की, वैसे ही अभी तक मैंने नाउन फ्रेज आपको नहीं बताया, वो भी क्लियर कर देंगे। अभी के लिए जो है एडजेक्टिवल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज जो है अपने दिमाग में क्लियर रखो। अब कॉमन प्रीपोजिशंस की अगर आप बात करोगे,
तो देर आर मेनी प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश एंड मेनी आर सिंगल वर्ड। बहुत सारी जो है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस होती है और बहुत सारी ऐसी भी है जो मल्टी वर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा जो है वर्ड से मिलकर बनी होती है। देखो एट, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, बाय, विथ, अबाउट, अबोव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, around, before, during, except, without, upon, up, until, beyond, between, through, past, beside, beneath, over, off, near, below, like, into, for, behind। ये सारे जो है ना इस तरह से और भी बहुत सारी हो सकती है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस है। और कई सारी जो है क्या होती है ऐसी प्रीपोजिशन से होती है जो दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके बनती है, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, आउट ऑफ, प्रायर टू, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन एडिशन टू। इट्स इस तरीके से। जैसे एग्जांपल देखो, ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। वो सक्सीड हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क की वजह से। सक्सीड होने का कारण बताया जा रहा है, रीजन, तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है। अब प्रीपोजिशंस जो है किस तरह का जो है क्या है रिलेशनशिप दिखाती है। अब प्रीपोजिशंस ऐसी प्रीपोजिशंस जो क्या है लोकेशन को बताती है। बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशंस होती है जो क्या करती है लोकेशन बताने का काम करती है। अब अगर वो लोकेशन को बता रही है तो जाहिर सी बात है कि उन प्रीपोजिशन से जब क्या करोगे आप एक फ्रेज बनाओगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाओगे जिसमें प्रीपोजिशन और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो वो क्योंकि जगह को बता रहा है तो इसलिए वो एडवर्बियल फ्रेज बनाएगी। जैसे एट का मतलब क्या होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी एड्रेस पे या लोकेशन पे। जैसे एट द बस स्टॉप, एट होम, एट 23 मेन स्ट्रीट, एट द पार्टी। ये जब क्या हो ना कि उसे एक पॉइंट की तरह, जब आप लोकेशन को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हो तब आप लगाओ एट। ठीक है। और ये सारे एट द बस स्टॉप, एट होम, एट 23 मेन स्ट्रीट, एट द पार्टी, ये सारे जो है क्या होंगे आपके एडवर्बियल फ्रेज होंगे। क्यों? क्योंकि ये जगह बता रहे हैं और एडवर्ब की तरह काम करते हैं। बेसिकली जब सिंपल भाषा में आप ये बोलते हो कि ये कोई शब्द जो है वो एडवर्ब है, वो कब बोल सकते हो? जब एक सिंगल शब्द इस्तेमाल आप कर रहे हो, एक ही शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हो, तब आप उसे एडवर्ब बोलोगे। और एक शब्दों के गुच्छे को आप काम में ले रहे हो जगह बताने के लिए, समय बताने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी काम करने के लिए जो एक एडवर्ब करता है इन जनरल, तो उसे आप एडवर्बियल फ्रेज बोलोगे। और ये मोस्ट ऑफ द एडवर्बियल फ्रेज जो होंगे वो क्या होंगे, एक प्री पोजिशन से स्टार्ट होंगे। अब इसी जगह जो है प्लेस के लिए जो है आप इन भी इस्तेमाल करते हो। इन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक जब कोई बड़ा स्पेस हो, बड़ी एक जगह हो, उसकी बाउंड्री के अंदर होने के बारे में आप बात करना चाहते हो। जैसे इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इन द रूम, कमरे के अंदर, इन लंदन मतलब जो लंदन शहर है उसके अंदर, इन इंडिया, इंडिया जितना बड़ा जो देश है उस देश के अंदर, इन द वाटर, पानी है, पानी के बिल्कुल अंदर, इन ए कार, कार के अंदर। ये इन सब में जो है ना ये स्पेस इंपॉर्टेंट है कि जगह के बारे में जब बात कर रहे हो, एक बड़ा स्पेस जगह है और उस जगह के अंदर की बात कर रहे हो तब आप लगाओ इन। उसी जगह पे अगर आप किसी सरफेस की बात कर रहे हो, लाइन की बात कर रहे हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों की अगर बात कर रहे हो, तो फिर आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे आई एम ऑन ए ट्रेन, आई एम ऑन ए प्लेन, आई एम ऑन ए बस। ध्यान रखने वाली बात ये है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप बस के लिए इन ए बस नहीं लिखोगे, कार के लिए इन ए कार लिखा, लेकिन बस के लिए नहीं लिखा। क्या लिखा बस के लिए? ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, इस तरह से। अब सरफेस को बताने के लिए जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द स्ट्रीट, ऑन द बस, इसका मतलब क्या हो गया? ऑन द टेबल का मतलब हो गया टेबल की सतह के ऊपर, ऑन द वॉल का मतलब दीवार की सतह के ऊपर, ऑन द स्ट्रीट का मतलब हो गया स्ट्रीट जो बनी हुई है, जो गली है उसके जस्ट ऊपर, ऑन द बस। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में कि भाई बस के अंदर हूँ मैं। अब देखो, अबो या ओवर जो होता है वो भी जगह को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसका मतलब होता है हायर देन, नॉट टचिंग। जब क्या होता है, कोई चीज़ टच नहीं कर रही है और किसी पर्टिकुलर एक दूसरी चीज़ से ऊपर हो, तब आप ओवर या अबो का इस्तेमाल करते हो। जैसे द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, मतलब एक पक्षी जो है वो घर के ऊपर से उड़ गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घर के जस्ट टच करते हुए गया, ऊपर से गया है, घर को टच नहीं कर रहा था। द पेंटिंग इज अबो द फायर प्लेस, जो फायर प्लेस है बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कई मूवीज़ में जो है ना, बाहर के देशों में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वो अपने जो है घर के अंदर घर को गर्म रखने के लिए नीचे एक चूल्हे टाइप का बना के रखते हैं, जहाँ पे लकड़ियाँ डालते हैं और उन लकड़ियों में आग लगा के रखते हैं। तो उसे फायर प्लेस बोला जाता है। तो फायर प्लेस के ऊपर है पेंटिंग, मतलब उस दीवार पे जिस तरफ जो फायर प्लेस लगा हुआ है उसमें थोड़ा और ऊपर जब जाते हो आप, तब वहाँ पे पेंटिंग है। अब देखो, बिलो, अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ, ये सारे, ये इसके ओवर और अबो के ऑपोजिट है। द कैट इज अंडर द बेड, बेड को टच नहीं कर रही है, बेड के नीचे है। ही हिड द लेटर बीनीथ द पिलो, पिलो के नीचे जो है छुपा दिया। इसी तरह से होता है नियर, बाय, बिसाइड, क्लोज टू, ये नज़दीकी को बताता है। द पार्क इज नियर माई हाउस, सिट बिसाइड मी, बिसाइड मी का मतलब हो जाएगा पास में, बिल्कुल क्लोज, बराबर में जैसे बैठ जाना। बिटवीन कब यूज़ करना है, जब दो स्पेसिफिक पॉइंट्स, पीपल या थिंग्स के बीच की बात अगर आपको करनी है। जैसे द शॉप इज बिटवीन, कौन सी दो चीज़ों के बिटवीन, द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। इसी तरह से बिटवीन और अमंग में क्या अंतर रहेगा, अमंग आप तब इस्तेमाल करोगे जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करनी हो। ही इज़ पॉपुलर अमंग, किसके बीच में पॉपुलर है ये, अपने दोस्तों के बीच में, दो दोस्तों की बात नहीं, सारे दोस्तों के बीच बात हो रही है, उनके बीच में वो पॉपुलर है। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड का मतलब हो गया रिलेटिव पोजीशन, बता रहा है कि कोई चीज़ जो है सामने है, पीछे है, अभी जिस जगह पे जो मेन नाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस में कोई चीज़ उसके सामने है या उसके पीछे की तरफ है। जैसे द कार इज पार्क्ड, कार पार्क की हुई है, इन फ्रंट ऑफ, सामने, किसके सामने, द घर, घर। शी स्टूड बिहाइंड द कर्टेन, वो खड़ी रही पीछे, किसके पीछे, पर्दे के पीछे। अब ओपोजिट तब लिखना होता है जब कोई चीज़ एक दूसरे के ओपोजिट दिशा में हो, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के जब चेहरा दो चीज़ों का एक दूसरे के सामने हो और वो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में हो। अब मान लो एक रोड जा रही है, रोड के एक तरफ एक घर है और रोड के दूसरी तरफ एक घर है, तो आप ये कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके कर रहे हैं, दोनों का चेहरा एक तरफ है। तो ऐसे केसेस में आप ऑपोजिट वर्ड यूज़ करोगे। क्या लिखोगे, द स्कूल इज़ ऑपोजिट टू द पार्क, कहने का मतलब रोड है ये, इस तरफ जो है ये स्कूल है जिसका मुंह इधर है, और यहाँ पे जो है क्या है, पार्क है जिसका मुंह इधर है। तो आप ये लिखोगे द स्कूल इज़ ऑपोजिट टू द पार्क। अब इसी तरह से प्रीपोजिशंस जो टाइम को बताती है, ये तो हो गया प्लेस, और अब टाइम को बताने वाली प्रीपोजिशन देख लेते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताना है या हॉलीडे पीरियड दिखाना है, हॉलीडे पीरियड मतलब जब कि दिवाली की छुट्टियां होती है, क्रिसमस की छुट्टियां होती है, इस तरह से जब दिखाना है तो आप एट का इस्तेमाल करते हो। जैसे एट 5 o'clock स्पेसिफिक टाइम है। एट मिडनाइट, मिडनाइट एक फिक्स टाइम होता है ना, 12:00 ऐसे ही एट क्रिसमस, एट द वीकेंड, इस तरह से आपको एट को स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप महीनों की बात करना चाहते हो, सीजन्स होते हैं ना अलग अलग, रेनी सीजन होता है, समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, या सालों की बात कर रहे हो, सेंचुरीज़ की, पीरियड ऑफ डे की बात कर रहे हो, जैसे सुबह शाम, उन सब के लिए इनका इस्तेमाल करते हो। इन जुलाई, इन समर, इन 2023, इन द 21st century, इन द मॉर्निंग। ऐसे ही अगर सिर्फ डेज की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक डेट या किसी दिन की बात कर रहे हो, तब आप ऑन इस्तेमाल करते हो। जैसे हमने लिखा ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन 25 दिसंबर। मंडे एक दिन का नाम है, बर्थडे भी एक दिन होता है, या स्पेसिफिक कोई डेट है तो उसके लिए आपने ऑन का इस्तेमाल किया। अब अगर आप ड्यूरेशन की बात करना चाहते हो, ड्यूरेशन का मतलब ये हो गया कि
एक समय से लेके दूसरे समय के बीच का जो गैप होता है उसे हम ड्यूरेशन बोलते हैं। उस गैप की अगर आप बात करना चाहते हो तो आप लगाओ 4। ही स्टडीड फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे। एक पर्टिकुलर टाइम से लेके लगातार चलते गए और 3 घंटे तक का जो ये टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो 4 लगाओ टाइम के केस में प्रीपोजिशन। सिंस कब लगानी है? अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहाँ से लेके अब तक की अगर आप बात करना चाहते हो, जैसे शी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2010, 2010 से लेके अब तक की अगर बात करनी है आपको तो सिंस लगाओगे। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का, तब से लेके अब तक, ऐसा जब जाहिर करना है तो आप लगाएंगे सिंस। अब ड्यूरिंग कब लगा सकते हो? थ्रू आउट ए पीरियड, मतलब आप बात क्या करना चाहते हो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अगले स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, पूरे समय, बीच के पूरे समय की अगर बात करना है तो आप बताओगे ड्यूरिंग। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, कहने का मतलब ये हो गया जब से मूवी स्टार्ट हुई तब से लेके एंड के बीच में ये सोने का काम जो है जारी रहा। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी। बाय कब लगाना है? नोट लेटर देन, जब आपको ये बताना है कि ये काम तब तक कंप्लीट हो जाएगा या तब तक हो जाएगा, ऐसा सेंस देने के लिए कि उससे बाद में नहीं, उससे पहले पहले हो जाएगा, तब आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे प्लीज़ फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, कहने का मतलब रिपोर्ट फिनिश करनी है कब से कब तक? फ्राइडे से पहले पहले फिनिश कर लेनी है, तब आप लिखते हो बाय फ्राइडे। अनटिल और टिल कब इस्तेमाल करते हो? अप टू ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। आई विल वेट अनटिल यू अराइव, जब आपको ये बताना हो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक की अगर आपको बात करनी है। बाय में और अनटिल और टिल में क्या अंतर है? बाय का मतलब हो जाता है उससे पहले पहले पूरा हो जाना, और इसका भी मतलब क्या है? अप टू ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम। टाइम में जो है क्या होता है, टाइम के नज़रिए से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। आई विल वेट अनटिल यू अराइव, मतलब जब तक तुम आओगे तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ऐसा सेंस देने के लिए अनटिल और टिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको बिफोर और आफ्टर अगर यूज़ करना है, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ से पहले या फिर बाद में। बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में। अब फ्रॉम एंड टू और अनटिल, ये जो है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ ए पीरियड। जब आपको ये बताना है कि कोई काम अब से लेके तब तक जाने वाला है तो आप लगाते हो फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। जैसे ये यूज़ किया गया है कि हमारा जो स्टोर है वो 9 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। अब इसी तरह से डायरेक्शन और मूवमेंट को बताने के लिए भी प्रीपोजिशंस यूज की जाती है। जैसे टू, टू कब लगाते हो? जब आपको डेस्टिनेशन बताना हो कि किस और जो है मूवमेंट हो रहा है, किस तरफ जो है मूवमेंट हो रहा है। जैसे गो टू स्कूल, टू पेरिस, जब आप लिखते हो गो टू स्कूल मतलब जाने का काम किस दिशा में हो रहा है, स्कूल की दिशा में हो रहा है, पेरिस की दिशा में ट्रेवलिंग हो रही है, तो टू लगाना है। अब इन टू का मतलब हो गया कि जब कोई भी मूवमेंट हो रहा है इनसाइड समथिंग। इनटू का मतलब हो गया जैसे ही जंप्ड इनटू द वाटर का मतलब हो गया कि मूवमेंट जो है वाटर के इनसाइड की तरफ हो रहा है, वाटर के अंदर की तरफ हो रहा है। पुट द बुक इनटू द बैग का कहने का मतलब हो गया कि बैग के अंदर की तरफ किताब को जो है रखना है। ऑन टू का मतलब हो गया सरफेस के ऊपर। इनटू और ऑन टू में अंतर क्या है? इनटू का मतलब उसके अंदर, ऑन टू का मतलब उसके ऊपर। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल का मतलब हो गया कि कैट जो है जंप करके टेबल के ऊपर चली गई। मूवमेंट जो जंप करके जो मूवमेंट हुआ वो टेबल की सरफेस की तरफ हुआ है। अब इसी तरह से फ्रॉम लगाते हो, जैसे टू होता है पहुंचने की डायरेक्शन। ओरिजिन की डायरेक्शन अगर आपको बतानी है कि कहाँ से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, वो बताना है तो आप लगाओगे फ्रॉम। ही केम फ्रॉम जापान, फ्रॉम जापान। आउट ऑफ का मतलब हो गया इनसाइड से आउट की तरफ जाना हो। जैसे टेक द बुक आउट ऑफ द बैग का मतलब अभी बैग के इनसाइड में है और उसे उससे आउटसाइड जो है लाना है,
तो ऐसे मूवमेंट के लिए आप यूज़ करते हो आउट ऑफ। ध्यान रखो ये सारे प्रीपोजिशंस में मूवमेंट के लिए बता रहा हूँ, स्टेशनरी कामों के लिए नहीं है ये। जब मूवमेंट शो करनी हो, आपको एक हलचल शो करनी हो कि कोई काम ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा जब बताना है तब ये काम आएंगे। ऑफ कब लगाना है? जब किसी सतह से दूर दूर कोई मूवमेंट बताना है। जैसे द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, अभी जो है एप्पल क्या था, पेड़ के ऊपर था, पेड़ से दूर चला गया, टूट के अलग हो गया, अलग होने का सेंस देना है तो एप्पल फेल ऑफ द ट्री हमने यूज किया। अब ऐसे ही होता है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, जब है ना किसी एनक्लोज्ड स्पेस में आप जाते हो, एक बंद स्पेस के अंदर जाते हो। वॉक थ्रू द टनल, वॉक थ्रू द टनल का मतलब हो गया टनल के एक साइड से दूसरे साइड तक वॉक करना। अब उसी जगह पे अगर अक्रॉस लिखना है, अक्रॉस और थ्रू में दोनों में अंतर क्या होगा? एक साइड से दूसरी साइड सरफेस के ऊपर अगर आप चल रहे हो तब तो लगाओ अक्रॉस। जैसे स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के एक साइड से दूसरी साइड तक जाओ। लेकिन जब आप बोलोगे थ्रू, थ्रू कब यूज करना है? जब एनक्लोज हो, कोई भी चीज जो है बंद हो। वॉक थ्रू द टनल, टनल चारों तरफ से बंद होती है तो टनल के एक साइड से दूसरी साइड तक मूव करना वो होगा वॉक थ्रू द टनल। वहीं जो है रिवर जो है खुली रहती है तो हम बोलेंगे स्विम अक्रॉस द रिवर। अब इसी तरह से होता है अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होगा? मूवमेंट बिसाइड ए लाइन और रोड। कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन या रोड जो है उसके अलोंग जब ऐसे चलते हैं तो उसे बोला जाता है अलोंग। उसके लिए यूज करते हैं प्रीपोजिशन अलोंग। वॉक अलोंग द पाथ, रास्ते के साथ साथ चलो। अराउंड का मतलब हो गया मूवमेंट इन ए सर्कल और जनरल एरिया, किसी जनरल एरिया के या सर्कल के अंदर जो मूवमेंट होती है, जैसे वॉक अराउंड द ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? बाहर के देशों में इस तरह से जो है गलियां बनी हुई होती है, एवेन्यूज, इसके बीच का ये जो पूरा एरिया होता है जिसमें घर वगैरह बने होते हैं, इसे बोलते हैं ब्लॉक। वॉक अराउंड द ब्लॉक का मतलब जो यहाँ से जो है आप सीधा यहाँ आ रहे थे, आपने वॉक अराउंड द ब्लॉक ये किया, मतलब उसके अराउंड, उसके चारों ओर जो है जब मूवमेंट हो रहा है तब यूज करते हो आप अराउंड। पास्ट का मतलब हो गया किसी चीज, ये पर्टिकुलर कोई एक जो है रास्ते में अटकल है, सामने कोई चीज है, उसके पार चले जाना। जैसे मूवमेंट बियॉन्ड समथिंग, ये जो रास्ता यहाँ पे कोई चीज थी उससे आगे निकल जाना। वॉक पास्ट द बैंक, मान लो यहाँ पे बैंक है, वॉक पास्ट द बैंक का मतलब हो गया बैंक से आगे चले जाना। अब इसी तरह से अप और डाउन, इसका मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट जब आपको करनी हो, ऊपर नीचे, सिंपल। गो अप द स्टेयर्स, रन डाउन द हिल, नीचे के पहाड़ी के नीचे की तरफ भागो, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। अब दूसरे और कॉमन जो प्रीपोजिशनल जो रिलेशनशिप्स है वो देख लेते हैं। एक होता है एजेंसी या मीन्स, कि किस जरिए से कोई काम हो रहा है। तो अगर आप किसी एजेंट की सहायता से, यानी कि किसी जीवित चीज की सहारे से कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए आप लगाओ बाय। द बुक वाज रिटन बाय हिम। बाय हिम मतलब लिखने का काम किसके द्वारा किया गया? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। लेकिन वही काम जो है कोई दूसरे किसी मीन्स, किसी जरिए से, यानी कि किसी अजीब चीज की सहायता से किया जाता है तो लगाओ विद। ही ओपन द डोर विद ए की, मतलब चाबी की सहायता से उसने दरवाजा खोला। अब इसी तरह से कारण और रीजन बता सकते हो। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी, कारण बताने के लिए बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर। प्रीपोजिशन जो है कारण बताने के लिए यूज की जा सकती है। इसी तरीके से पर्पस, पर्पस मतलब क्या होता है? उद्देश्य क्या है कोई काम करने का। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है, तुम्हारे लिए है। इसी तरह से पोजीशन अगर आपको दिखाना है, पोजीशन के लिए ऑफ, का, के, की। ऑफ का हिंदी में मतलब बोलें तो कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल। ऑफ इंडिया जो है क्या है? स्वामित्व दिखा रहा है। कैपिटल जो है किसकी है? ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल है। इसी तरह से रिलेशनशिप स्लेस टॉपिक, अबाउट, कंसर्निंग, रिगार्डिंग। जैसे वी टॉक्ड अबाउट द वेदर, के बारे में, इस तरह का सेंस दिखाने के लिए। सिमिलरिटी दिखाने के लिए, जैसे शी सिंग्स लाइक एन एंजल, लाइक एन एंजल, वो एक एंजल की तरह गाती है, की तरह, लाइक। अब अगला टॉपिक है
फ्रेजल वर्ब ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं वैसे तो प्रीपोजिशन से, लेकिन इसी के अंदर देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे जब भी जो फ्रेजल वर्ब्स को देखोगे। तो बेसिकली क्या होता है जब प्रीपोजिशंस अलग आती है, दिस इज ए क्रूशियल एरिया वेयर प्रीपोजिशन कंबाइन विद वर्ब्स टू क्रिएट न्यू मीनिंग। कई बार क्या होता है कि जब वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के साथ में जब हम प्रीपोजिशंस को जोड़ देते हैं तो एक नया ही मीनिंग बन जाता है। इसका बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो हर किसी को शायद पता होगा। एल डबल ओ के, लुक मतलब देखना, केयर मतलब क्या होता है किसी की केयर करना, और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है किसी की देखभाल करना। लुक और आफ्टर, लुक वर्ब हुई, आफ्टर जो है एक प्रीपोजिशन हुई। तो फ्रेजल वर्ब बेसिकली क्या होती है, वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन आ जाती है जिसकी वजह से उस पूरे कॉम्बिनेशन का एक नया ही मीनिंग बन जाता है। लुक अप, लुक मतलब देखना, लुक अप का हालांकि मीनिंग अलग होता है, इंफॉर्मेशन पता करना, जानकारी इकट्ठी करना। जैसे आई नीड टू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, मुझे ये वर्ड डिक्शनरी में ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढना, लुक मतलब देखना, लेकिन लुक अप का मतलब हो गया ढूंढना। इसी तरह से लुक इनटू का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेट करना। द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर, पुलिस जो है छानबीन, इन्वेस्टिगेट करना। लुक मतलब देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब हो गया छानबीन करना, पुलिस जो है इस मैटर की छानबीन कर रही है। गिव का मतलब वैसे क्या होता है देना, गिव अप का मतलब होता है कोशिश करना छोड़ देना। डोंट गिव अप कि हार मत मानो, कोशिश करना बंद मत करो। डोंट गिव अप का मतलब क्या हुआ, हार मत मानो। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है जब आप क्या करते हो किसी प्लेन के अंदर बैठ के जो है क्या होता है जो है उड़ने लग जाते हो, तो उसे बोला जाता है टेक ऑफ, डिपार्ट, कहीं से निकलना। या फिर जो है क्या होता है क्लोथ्स जब हम उतारते हैं, अनड्रेस होते हैं, उसे भी टेक ऑफ बोलते हैं। जैसे प्लेन टुक ऑफ, प्लेन जो है उड़ चला, या टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। अब ये जो प्रीपोजिशन आती है फ्रेजल वर्ब में, उस फ्रेज जो है उस प्रीपोजिशन को एक्चुअली में प्रीपोजिशन नहीं बोल के उसे पार्टिकल जो है बोला जाता है। ये पार्टिकल भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली जो है क्या है आप फ्रेजल वर्ब को एक अलग ही एंटिटी की तरह ट्रीट करो प्रीपोजिशन से, तो ही ठीक होगा। अभी इसलिए बता दी गई है क्योंकि इनके अंदर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स हूबहू सिमिलर होते हैं दिखने में प्रीपोजिशन से। अब जो है कॉमन एरर्स देख लेते हैं जो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। इनकरेक्ट चॉइस, कई बार हम जो है क्या कर लेते हैं गलत चॉइस चूज कर लेते हैं। जैसे आई एम गुड इन मैथ्स नहीं करके आई एम गुड एट मैथ्स। जैसे शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स नहीं अफ्रेड ऑफ डॉग्स लिखा जाता है। अग्री विद ए प्लान नहीं अग्री टू ए प्लान होता है। अब ये कैसे याद रहेगा, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। इनका कोई जो है नियम कानून, जितने अभी नियम कानून बताए हैं उनके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक नाउन या ट्रिक नहीं है जिसके ज़रिए से आप इन्हें याद कर सको। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा ये काम आएंगे। कई बार प्रीपोजिशन की आपको आवश्यकता नहीं होती है, इनकरेक्टली आप उसे इस्तेमाल करते हो। जैसे एंटर का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर आना, तो इनटू लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ही एंटर्ड द रूम, नहीं कि ही एंटर्ड इनटू द रूम, क्योंकि इनटू और एंटर दोनों का एक ही मीनिंग है, तो दो बार लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब फिर एक नियम ये रहता है कि कभी भी जैसे पीछे के चैप्टर्स में भी मैंने शायद एक बार मेंशन किया है कि प्री पोजिशन से कभी भी जो है किसी भी सेंटेंस को एंड नहीं करना है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये आजकल एक्सेप्ट हो जाता है। हु आर यू वर्किंग विद आजकल एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन फॉर्मल तरीका होगा कि ये जो लिखते हो हु आर यू लुकिंग विद, हु आर यू गोइंग विद, इसमें विद हु आर यू गोइंग जो है करेक्ट वे होगा इसे लिखने का। ऐसे ही एट वाट आर यू लुकिंग जो है करेक्ट वे होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखने का। प्री पोजिशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अलग अलग वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है, और लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, अदर एस्पेक्ट्स, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करनी होती है उसे हम जो है इंट्रोड्यूस
कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं या फ्रेजल कॉमन फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स होती है वो भी इन्हीं जो है प्रीपोजिशन से मिलके बनी होती है। अब जो है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो चैप्टर जो है पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो जो है इसे अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।